नमस्कार साथियों, एक बार से फिर आपका मैं हमारे लाइव क्लास प्लेटफॉर्म के ऊपर तहे दिल से सभी साथियों का स्वागत करता हूं। तो जल्दी करिए साथियों, जल्दी जल्दी चैनल को शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि आज हम आपके लिए लेके आए हैं कोरोना का रामबाण। कोरोना का रामबाण इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि लगातार जो विद्यार्थी है उनकी पढ़ाई प्रभावित होती जा रही है, बर्बाद होती जा रही है। तो उसी को रोकने के लिए और आपकी मदद करने के लिए तक्षशिला परिवार आपकी सेवा में 24 घंटे लगा हुआ है। और तक्षशिला परिवार की तरफ से मैं फिर से आपका धन्यवाद करता हूं हमारी क्लास ज्वाइन करने के लिए। आज से हम 10th की एनसीईआरटी को शुरू करने जा रहे हैं और 10th की एनसीईआरटी जो 10th क्लास के बोर्ड के बच्चे हैं उनके लिए तो महत्वपूर्ण है ही है। इसके अलावा जो कंपटीशन एग्जाम होने हैं, क्योंकि अभी लॉकडाउन के जस्ट बाद भूलना मत, खट्टर सरकार एग्जाम जरूर लेगी, ठीक है ना। और उसके अंदर जो बायोलॉजी का पोर्शन आता है, पिछले कुछ सालों से लगातार एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन उठाए गए हैं। एनसीईआरटी से एज इट इज क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये चैप्टर आपके लिए तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपकी सिलेक्शन का जो रोड़ा है वो साइंस है और साइंस में जो बायोलॉजी है। क्योंकि मेरे आर्ट वाले भाई मैथ, रीजनिंग, एसएस इनको तो संभाल लेंगे, समस्या कौन खड़ी करेगा? साइंस खड़ी करेगी। और साइंस में चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो, तीनों को समझाने का काम हमारा प्लेटफॉर्म करेगा। तो चलिए साथियों, करते हैं आज का हमारा लेक्चर शुरू। देखिए, 10th की बायोलॉजी से स्टार्ट कर रहे हैं। इसके अलावा हमारा पैरेलल जो सिलेबस चल रहा है, मॉडर्न हिस्ट्री हमारी तक्षशिला प्लेटफॉर्म क्लासेस पे चल रही है, उसको देखना न भूलना। मॉडर्न हिस्ट्री उसके अंदर हम करवा रहे हैं। और इसके अलावा साथ के साथ हमारा किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम भी चल रहा है। ओके, और एक दो दिन में आपके लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री की क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएगी और साथ साथ हरियाणा जीके का भी स्पेशल कंटेंट आपके सामने रहेगा, जिसमें से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बायोलॉजी। देखिए, बायोलॉजी में बात करें तो सबसे पहली जो यूनिट है वो है लाइफ प्रोसेस। कौन सी है? लाइफ प्रोसेस। देखिए, एक महत्वपूर्ण यूनिट है। इसमें से लगभग जो बायोलॉजी क्वेश्चन आते हैं, कंपटीशन एग्जाम का 1 या 2 क्वेश्चन यहां से जरूर आते हैं। इसके अलावा जो एचबीएससी के एग्जाम देते हैं उनमें 5 नंबर का यहां से प्रश्न आता है और सीबीएसई भी यहां से 5 नंबर का प्रश्न पूछती है। तो इस नजरिए से देखा जाए तो भारतवर्ष के सभी विद्यार्थियों के लिए आज का लेक्चर तो बड़ा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो इसी महत्वपूर्ण ज्ञान को बांटने का काम आप करिए और जल्दी शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए, तो लाइफ प्रोसेस के पार्ट को देख लेते हैं। इस चैप्टर के अंदर हमें क्या क्या चीज पढ़नी है। तो एनसीईआरटी की बेस पे बात करें या अकेडमी, एस चांद या दूसरी किसी भी किताब को उठाएं या ल्यूसेंट को भी उठा लें, तो उनके अंदर भी क्या है? सबसे पहले न्यूट्रिशन क्या दिया हुआ है? न्यूट्रिशन चैप्टर दिया हुआ है। ये न्यूट्रिशन हमें किस में पढ़ना है? प्लांट में पढ़ना है, एनिमल में पढ़ना है, इसके अलावा माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी दिया हुआ है। इन चीजों को हमें उठाना है। तो इन चीजों को शुरू करने से पहले हम अपने चैप्टर का जो नाम है इसको थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि डायरेक्शन बनाना जरूरी है। डायरेक्शन बन गई तो स्पीड बना देंगे, ठीक है ना। और कहते हैं ना, डायरेक्शन इज बेटर देन स्पीड। तो डायरेक्शन निर्धारित करते हैं और डायरेक्शन निर्धारित के लिए हमें अपने चैप्टर के नाम का पता होना बड़ा जरूरी है। देखिए, लाइफ के अंदर कौन कौन सी प्रोसेस होती है। देखिए, हम एक लिविंग है। हमारी बॉडी में क्या होता है? देखिए, वैसे तो बहुत सारी एक्टिविटी हैं, पर स्टार्टिंग चैप्टर के नजरिए से देखें तो हमें अपना न्यूट्रिशन देखना पड़ेगा। हम भोजन किस तरह से लेते हैं, उसके बाद हम सांस किस तरह से लेते हैं, हमारा ब्रीथिंग सिस्टम देखना पड़ेगा। उसके बाद हमारी बॉडी का प्री संचरण तंत्र, हमारी बॉडी का सर्कुलेटरी सिस्टम हमें देखना पड़ेगा। और एक लास्ट जो हमारे शरीर में अवशिष्ट पदार्थ बने हैं उनको शरीर से कैसे बाहर निकाला जाता है, उस प्रोसेस को पढ़ना है। और ये अकेला हमें इंसान के, देखिए एनिमल में किसको पढ़ना है? हमें ह्यूमन बीइंग को पढ़ना है, ठीक है ना। इसके अलावा हमें ये प्लांट के नजरिए से भी पढ़ना पड़ेगा और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी देखना पड़ेगा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं, उनके अंदर सर्कुलेशन कैसे होता है या ट्रांसपोर्ट सिस्टम उनका कैसा है। इन सारी चीजों को हमें आज स्टडी करने जा रहे हैं। तो बेसिकली हमारा
ये जो लाइव प्रोसेस चैप्टर है ये 5 या 6 लेक्चर का रहने वाला है, इतने में हम इसको कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए आज हम अपने सिलेबस का पहला टॉपिक उठाते हैं, न्यूट्रिशन। यानी न्यूट्रिशन है क्या और इसकी रिक्वायरमेंट है क्यों, क्योंकि पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं भाई, हम तो पहले इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि यहां से सिलेक्शन की दूरी कम होती है, और एचबीएससी और सीबीएसई वालों के लिए रामबाण का काम करता है, क्योंकि यहां से बड़ा प्रश्न आता है। एचबीएससी तो सीधा प्रश्न पूछती है यहां से, और सीबीएसई यहां से थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछती है, पार्ट में पूछ लेती है, दो नंबर के और एक नंबर का पूछ लेता है, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिशन को, और न्यूट्रिशन में देखते हैं क्या क्या चीजें होती हैं और हमें किन किन को पढ़ना है। ओके, चलिए देखिए सबसे पहले तो बात करते हैं कि हम जो भोजन लेते हैं ये भोजन लेते क्यों है, क्या ऐसी आवश्यकता है हमें कि हमें भोजन लेना पड़ता है। देखिए जब न्यूट्रिशन की हम बात करते हैं तो जितने भी लिविंग है सारे के सारे लिविंग्स को क्या है, न्यूट्रिशन की जरूरत है। क्यों जरूरत है, क्योंकि इसमें जितने भी नेसेसरी कंपाउंड्स होते हैं, चाहे हमारे न्यूट्रिशन में प्रोटीन हो, विटामिन हो, फैट हो, कार्बोहाइड्रेट्स हो, ये सारे हमारी बॉडी के लिए नेसेसरी है, महत्वपूर्ण है। ये अलग अलग जो हमारी बॉडी की गतिविधियां होती हैं उनको करने में मदद करते हैं, और हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, ये एनर्जी या ऊर्जा प्रदान करते हैं, ठीक है ना। हमारे शरीर में जो ऊर्जा रहती है ये हमेशा किस रूप में रहती है, एटीपी रूप में। किस रूप में रहती है, एटीपी। देखिए कंपटीशन एग्जाम ने यहां से प्रश्न पूछा था कि ऊर्जा की इकाई क्या होती है हमारे शरीर में, क्या होती है, एटीपी, यानी कि एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। क्या होती है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है ना। तो ये हमारी क्या रहती है, करेंसी रहती है, और ये हमें कहां से मिलती है, हमारे न्यूट्रिशन, या हमें कहां से अवेलेबल होती है, हमारे फूड से। कहां से अवेलेबल होती है, हमारे फूड से ये चीज हमें अवेलेबल होती है या हमें प्राप्त होती है, ठीक है ना। उसी एनर्जी का हम यूज करके हमारी जो जितनी भी एक्टिविटी है, जितनी भी हमारी बॉडी की एक्टिविटी है उनको परफॉर्म कर पाते हैं, ठीक है ना। देखिए बिना एनर्जी कुछ नहीं होने वाला, ठीक है ना, ये साइंस का सिद्धांत है। अगर ये मार्कर भी इस व्हाइट बोर्ड पे चल रहा है तो मैं कुछ एनर्जी लगा रहा हूं, मार्कर पे कुछ एनर्जी लग रही है, ठीक है ना। आप सुन पा रहे हैं, आप बोल पा रहे हैं, या आप इधर उधर जा रहे हैं, आ रहे हैं, तो ये सारी एक्टिविटी कैसे हो रही है, हमारी बॉडी में एनर्जी यूज हो रही है। और हमारी क्लास की एनर्जी का सोर्स कौन है, आप हो, और आपके लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइबर हमारी एनर्जी है। तो आप हमें एनर्जी दीजिए, हम आपको एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करेंगे। तो चलिए न्यूट्रिशन के पहले टाइप देख लेते हैं। सबसे पहले टाइप्स पूछता है कि कितने टाइप्स का होता है, तो दो तरह से देखते हैं। एक कौन सा देखते हैं, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, और दूसरा कौन सा होता है, हमारा हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। दो तरह के न्यूट्रिशन देखते हैं हम, एक ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन और दूसरे हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। चलिए अब बारी बारी इनको डिस्कशन करते हैं। ऑटोट्रोपिक्स, ऑटो मीन ऑटोमेटिक, जो अपने आप, जो क्या है, अपने आप भोजन बनाते हो, ठीक है ना, उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं भैया ऑटोट्रोपिक्स, ठीक है ना। और जो ऑटोट्रोपिक्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये करते हैं फोटोसिंथेसिस। क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस ये करते हैं, ठीक है ना। फोटोसिंथेसिस, देखिए बायोलॉजी का मैंने इंट्रोडक्शन में रूल समझाया था, समझ नहीं आए तोड़ दो शब्द को। फोटो, देखिए फोटो मीन लाइट, और सिंथेसिस का मतलब क्या होता है, किसी चीज को बनाना, ठीक है ना। अब देखिए लाइट की प्रेजेंस के अंदर किसको बनाना है, बनाना है फूड को। किसको बनाना है, फूड को बनाना है। और याद रखना ये फूड किस रूप में होता है, ये क्वेश्चन आता है छोटे में, तो किस रूप में होता है, ग्लूकोज के रूप में होता है। किस रूप में होता है, ग्लूकोज के, ठीक है ना। और ग्लूकोज का फार्मूला तो पूछ ही सकते हैं, किसके लिए, जो स्कूल बोर्ड के एग्जाम देंगे
और कंपटीशन वाले केमिस्ट्री की नजर से भी इसको पूछ सकते हैं, ग्लूकोज का फार्मूला बता दीजिए। तो क्या होता है, C6H12O6 किसका फार्मूला होता है, ये फार्मूला होता है भैया ग्लूकोज का। और किससे बनता है, ये फोटोसिंथेसिस के दौरान बनता है। ठीक है ना। अब बात आती है इनकी पहचान क्या है, कौन कौन करेंगे फोटोसिंथेसिस। तो चलो जान लेते हैं। जो ग्रीन प्लांट होंगे, कौन होंगे, ग्रीन प्लांट। अब सीधा प्लांट लिख दूंगा तो कुछ एक दो महानुभाव कमेंट करेंगे, सर सूखा हुआ पेड़ करेगा क्या। अरे भाई जो ग्रीन होगा ना, लिविंग होगा, वही करेगा। ठीक है ना। इसके अलावा जो एल्गी होती है, एल्गी क्या करती है, फोटोसिंथेसिस कर सकती है। ठीक है ना। और ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन की बात करें तो कुछ एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का भी नाम आता है, जो क्या होते हैं, केमियो ऑटोट्रोपिक्स। कैसे होते हैं, केमियो ऑटोट्रोपिक्स। ठीक है ना। यानी जो अपनी बॉडी में स्पेसिफिक जो केमिकल है, इनकी हेल्प से क्या करेंगे, फूड बनाएंगे, और वो क्या कहलाएंगे, केमियो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन कहलाएंगे। ठीक है ना। अब बात आती है कि अगर फोटोसिंथेसिस करते हैं तो इनके लिए रिक्वायरमेंट क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन सी चीजें इनको चाहिए। तो भैया लो रिएक्शन लिख देता हूं। क्या चाहिए, सबसे पहले चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये लीजिए 6CO2। क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। और क्या चाहिए, 12H2O, 12 मॉलिक्यूल किसके चाहिए, पानी के चाहिए। और क्या क्या चाहिए होगा, तो चाहिए होगा सनलाइट। क्या चाहिए, सनलाइट। और किस चीज की जरूरत है, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड तो अपने पास भी है, पानी दिन में बहुत पीते हैं, गर्मी का सीजन है, धूप में जाके खड़े हो जाइए, क्या हम फोटोसिंथेसिस कर लेंगे, नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि अपने पास क्या नहीं है, हमारे पास क्लोरोफिल नहीं है। ठीक है ना। जो हरित लवक जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, हरित लवक हमारे पास नहीं है, इसलिए हम क्या नहीं करते, फोटोसिंथेसिस नहीं करते। अब बनेगा क्या, बनेगा वही अभी जो बात कर रहे थे ग्लूकोज की, यानी कि C6H12O6 ग्लूकोज बन गया। और क्या बनेगा, 6O2। क्या बनेगी, ऑक्सीजन। भाई आज के टाइम सबसे ज्यादा जरूरत इसी की है। ठीक है ना। अभी ये महामारी चल रही है, उस दौरान सबसे बड़ा मुद्दा है ऑक्सीजन बना हुआ है। ठीक है ना। तो पेड़ लगाइए, सिलेंडरों से कब तक जिंदा रह पाएंगे। और इसके अलावा क्या बनेंगे, 6H2O, 6 मॉलिक्यूल किसके बनेंगे, पानी के बनेंगे। और इनको बनाना क्या था, इनको बनाना था ग्लूकोज, तो ग्लूकोज इन्होंने बना लिया। ठीक है ना। कई बार पूछ लेते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती कब है, तो भैया ये होती है डे टाइम में। कब होती है, डे टाइम में। क्यों, सनलाइट चाहिए, और सनलाइट कब आने वाली है, सनलाइट आने वाली है दिन में। ठीक है ना। तो ये रहते हैं हमारे सामने ऑटोट्रोपिक्स। अब बात कर लेते हैं जो दूसरे लिखे थे मैंने, हेटेरोट्रोपिक्स कौन से होते हैं, कौन से, हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन की बात कर लेते हैं कि हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन में कौन आते हैं। चलिए इनको भी देख लेते हैं कि हेटेरोट्रोपिक्स में कौन आते हैं। तो देखिए जितने एल्गीज की बात कर रहा था, प्लांट की बात कर रहा था, इनको छोड़कर जो है वो आएंगे किसमें, हेटेरोट्रोपिक्स में। यानी कि जितने भी एनिमल हैं, एनिमल्स किस में आएंगे, हेटेरोट्रोपिक्स में आएंगे। ठीक है ना। देखिए पहले एग्जांपल बता देता हूं, क्यों बता देता हूं, क्योंकि माइंड में एक चार्ट सेट हो जाना चाहिए भी, ये जानवर हमें पढ़ना है। ठीक है ना। जितने भी हमारे सामने, चाहे वो कैट है, चाहे वो डॉग है, चाहे वो लॉयन है, चाहे वो ह्यूमन बीइंग है, ये सारे सारे क्या हैं, एनिमल में आते हैं, और सारे सारे क्या है, हेटेरोट्रोपिक्स हैं। ठीक है ना। जितनी भी अपने सामने फंगी या फंजाई है, ये क्या होती है, हेटेरोट्रोपिक कैटेगरी में आती है। ठीक है ना। इसके अलावा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एक बहुत बड़ी श्रेणी किसमें आती है हमारे सामने, हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन के अंदर हम इनको स्टडी करते हैं। क्लियर है यहां तक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए हेटेरोट्रोपिक्स में पूछ लेता है कई बार कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है, और सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं इसके आगे मेथड कौन कौन से, क्या पूछता है, इसके मेथड कौन कौन से, मेथड बड़े इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, जो डिपेंड करते हैं, जो क्या करते हैं, डिपेंड अपॉन, किस पे डिपेंड करेंगे भाई,
डिपेंड हमेशा उसी पे करेंगे जो क्या करेंगे, अपना भोजन खुद बनाने वाले होंगे। ठीक है ना। देखिए जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो प्लांट पे डिपेंड करते हैं। किस पे डिपेंड करते हैं? प्लांट पे। डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, शब्द जरूर जोड़ना है। कौन सा? डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। क्यों? क्योंकि फिर आप कहोगे सर लॉइन कहां खाता है, शेर भूखा मर सकता है पर घास नहीं खा सकता, यही ना। देखिए चाहे लॉइन है, चाहे ह्यूमन बीइंग है, चाहे कोई भी है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वो किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड भैया प्लांट पे करेगा। ठीक है ना। कैसे? याद करिए, साइंस में एक सिद्धांत होता है, कौन सा? 10% का लॉ। कौन सा होता है? 10% का लॉ, 10% का नियम। क्या बात बोलता है 10% का नियम? कि वन ट्रॉपिकल लेवल, कहां से? वन ट्रॉपिकल लेवल टू नेक्स्ट, अगले लेवल में कितना जाएगा? ओनली 10% एनर्जी क्या होगी? फ्लो होगी। यानी एक ऊर्जा के स्तर से दूसरे में सिर्फ कितनी ऊर्जा जाएगी? 10% ऊर्जा ही जाएगी। जैसे एक उदाहरण से समझते हैं, ये प्लांट है, इस प्लांट ने बनाई 1000 जूल एनर्जी। कितनी बनाई? 1000 जूल। प्लांट को खा गया भाई डेयर। कौन खा गया? डेयर। तो 1000 का 10% किस में जाएगा? हिरण है, गाय है, जो भी इसको खाने वाला, उसमें कितने जाएगी? 10%। यानी 1000 का 10% 100 जूल। अब इसको खा गया लॉइन। इसको कौन खा गया? लॉइन। तो लॉइन में इसकी कितनी एनर्जी आई? 100 का 10% क्या होता है? 10। तो 10 जूल एनर्जी जाएगी। तो इस तरह से क्या होता है? एनर्जी ट्रांसफर होती है। ओके। और कोई भी चाहे ऑर्गेनिज्म है वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किस पे डिपेंड करता है? प्लांट के ऊपर ही डिपेंड करता है। और प्लांट उनकी मेन एनर्जी का सोर्स है। यानी मैं कम शब्दों में कहूं, इस दुनिया से प्लांट खत्म हो जाए तो सारी प्रजातियां समाप्त हो जाएगी। इसीलिए तो बोलते हैं प्लांट लगाइए, प्लांट लगाइए। ठीक है ना। और कोई कारण नहीं इनका। आज ऑक्सीजन की मारामारी पड़ी है, ऑक्सीजन कौन दे रहा है? ऑक्सीजन प्लांट दे रहे हैं। ठीक है ना। तो ये क्या होता है? हेटेरोट्रोप की डेफिनेशन होती है कि जो ऑर्गेनिज्म अपना भोजन खुद नहीं बना सकते और अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, वो क्या कहलाते हैं? हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन के एग्जाम्पल कहलाते हैं। अब बात कर लेते हैं इसमें मेथड कौन कौन से हैं, यानी कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिनसे क्या होता है? हेटेरोट्रोपिक्स के अंदर न्यूट्रिशन होता है। ठीक है ना। क्योंकि मैंने एनिमल्स लिख दिए, माइक्रोब्स लिख दिए, फंजाई लिख दिए, यानी कि बहुत ज्यादा स्पीसीज इसमें आ गई, बहुत ज्यादा प्रजातियां आ गई। तो उन प्रजातियों में जानना पड़ेगा ना हमें कौन कौन सा मेथड इनके अंदर फॉलो हो रहा है एनर्जी को लेके। ओके ओके। तो चलिए बात करते हैं इसके अलग अलग मेथड की, कि कौन कौन से मेथड से ये एनर्जी आती है और कौन कौन से मेथड से कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स अपना फूड बनाते हैं। चलिए हेटेरोट्रोपिक्स की बात करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं किसकी? चलो सेप्रोफाइटिक की बात करते हैं। किसकी? सेप्रोफाइटिक की। सेप्रोफाइटिक मेथड कौन सा होता है? सेप्रोफाइटिक मेथड वो होता है जब कोई ऑर्गेनिजम्स किसी डेड या डीकंपोज हो रहे, कैसा? डीकंपोज या डीके मटेरियल से अपना फूड ले। किससे? किसी डेड से या किसी डीकंपोज यानी किसी गली सड़ी चीज से। किसे? गली सड़ी वस्तु से जो अपना भोजन ले, वो कौन से कहलाते हैं? सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन कहलाते हैं। उदाहरण कौन रहेगा? पूछेगा, आपको फंसाएगा उदाहरण पे। तो उदाहरण हमें याद रखना है, जितनी भी फंजाई है, कौन है? फंजाई है या फंगस या कवक जिसको बोलते हैं, या फंफूदियां। कौन? फंफूदी। ये किस में आते हैं? सारे के सारे आते हैं सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन में आते हैं। ठीक है ना। और कौन से होते हैं भाई? पैरासाइटिक। कौन से? पैरासाइटिक या परपोसी। कौन से? परपोसी। ठीक है ना। अब देखिए
पैरासाइटिक की बात करें तो ये कौन से होते हैं, जो किसी होस्ट से अपना फूड या अपना भोजन ले, वो कौन से कहलाते हैं, पैरासाइटिक कहलाते हैं। ठीक है ना। जैसे अब पहला क्वेश्चन तो ये आ रहा है सर होस्ट क्या होता है, डेफिनेशन आई क्या समझे। होस्ट एक लिविंग होता है, क्या होता है, एक लिविंग होता है जिसके शरीर पर कोई दूसरा जीव क्या करेगा, आके रहने लगेगा और उसके शरीर से क्या लेने लगेगा, भोजन लेने लगेगा। तो वो मेथड कौन सा कहलाएगा, पैरासाइटिक कहलाएगा। और जो जीव के ऊपर चिपका हुआ है ना, जिस जीव पे, वो जीव क्या कहलाएगा, होस्ट कहलाएगा। ओके। और जो जीव आकर चिपका है वो जीव पैरासाइट कहलाएगा। ठीक है ना। ये भी दो तरह के होते हैं। दो तरह के कौन कौन से, एंडोपैरासाइटिक और एक्सोपैरासाइटिक। एंडोपैरासाइटिक, एंडो का मतलब अंदर, कहां, जो शरीर के अंदर रह के अपना भोजन बनाते हैं, भोजन लेते हैं, वो कौन कहलाते हैं, एंडोपैरासाइटिक। ठीक है ना। जैसे टैपवॉर्म। ठीक है ना। एक्सोपैरासाइट, जो शरीर के बाहर रह के, कहां रह के, बाहर रह के जो अपना भोजन बनाएंगे वो क्या कहलाएंगे, एक्सोपैरासाइट। ठीक है ना। एक बागड़ी का एग्जांपल दे दूं, अरे भैंस के चिंचड़ लगे हुए देखे होंगे, वो क्या है, एक्सोपैरासाइट का एग्जांपल है। पौधों के ऊपर आपने अमरबेल देखी होगी, पीले रंग के धागे से, एक्सोपैरासाइट का एग्जांपल है। ठीक है ना। ओके। तो बेसिकली क्या है, सेप्रोफाइटिक हमने देख लिया, हमने क्या देख लिया, पैरासाइटिक देख लिया। और पैरासाइटिक कितने तरह के देख लिए, एंडोपैरासाइटिक और एक्सोपैरासाइट। एक होता है सिम्बायोटिक एसोसिएशन, कौन सा, सिम्बायोटिक एसोसिएशन। अब सिम्बायोटिक एसोसिएशन का जब नाम आता है तो उदाहरण पूछ लेता है कि कौन होता है, लाइकेन। कौन होता है, लाइकेन। ठीक है ना। लाइकेन होता क्या है, आपने देखा होगा, जो एसिड या कोई भी हमारे सामने बेस है, इसको पता लगाने में कौन मदद करता है, एक लिटमस पेपर होता है ना, वो लिटमस किसका बनता है, लाइकेन का बनता है। और ये लाइकेन होता क्या है, ये होता है, एक तो इसमें लगी होती है एल्गी, क्या लगी होती है, एल्गी। और दूसरी इसमें कौन सी होती है, फंगी या फंजाई। कौन होता है, एल्गी और दूसरी फंजाई। इसमें क्या होता है, एल्गी और फंजाई एक दूसरे के ऊपर चिपके होते हैं। नीचे कौन होगी, यहां पे फंगस होगी, और फंगस के ऊपर यहां कौन चिपकी होगी, एल्गी। कौन चिपकी होगी, एल्गी। और यहां कौन होगी, फंगी या फंजाई। ठीक है। अब देखिए एल्गी क्या करती है, थोड़ी देर पहले बताया था ना, एल्गी ऑटोट्रोपिक्स होती है, या ये क्या कर सकती है, फोटोसिंथेसिस करती है। क्या करती है, फोटोसिंथेसिस करती है। और फंजाई क्या कर सकती है, फंजाई में भैया रूट जैसी आकृतियां होती है। क्या होती है, रूट जैसी आकृति होती है। और वो क्या काम करती है, जमीन में से पोषक तत्व लेती है, पानी लेती है, जबकि एल्गी में जड़ नहीं होती। देखिए भोजन तो बना सकती है, पर इनके पास क्या नहीं होती, जड़ नहीं होती, इसलिए मिट्टी में से पानी और न्यूट्रिशन नहीं ले सकती। और फंजाई में क्या होती है, ये नॉन ग्रीन होती है। क्या होती है, नॉन ग्रीन, मतलब ये हरी नहीं है, मतलब ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकती। पर इसके पास क्या है, रूट लाइक स्ट्रक्चर। क्या है, रूट लाइक स्ट्रक्चर, मतलब राइजोइड्स हैं। ठीक है ना। और जिनकी मदद से क्या कर सकता है, पानी ले सकता है। तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर चिपक जाते हैं, एक दूसरे की सहायता करते हैं। फंजाई क्या कहती है, भी ऐसे कर एल्गी, मैं तेरे को पानी देता हूं और तू उस पानी का प्रयोग कर और बदले में क्या बना, भोजन बना, और भोजन मेरे को दे दे। यानी दोनों मिल के एक यूनिट में काम करते हैं। ठीक है ना। और इसमें क्या होता है, दोनों को फायदा होता है, दोनों को क्या होता है, फायदा होता है। और ये क्या कहलाता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन कहलाता है। ठीक है। इसके इतना डीप न भी जाओ ना 10th वाले, फिर भी क्या है, एग्जाम्पल जरूर याद रखना है लाइकेन का। ओके। अब एक कौन से होते हैं, एक होते हैं होलोजोइक। कौन से होते हैं, होलोजोइक।
अब होलोजोइक न्यूट्रिशन कौन सा होता है? ये भैया वो न्यूट्रिशन होता है जो क्या काम करते हैं, सॉलिड फॉर्म में। किस फॉर्म में भोजन लेते हैं? सॉलिड फॉर्म में, मतलब जो किसी चीज को टुकड़ों के रूप में लेते हैं, जैसे ह्यूमन बीइंग हो गया। कौन हो गया? ह्यूमन बीइंग हो गया। हम चपाती खाते हैं और ये क्या है? सॉलिड रूप में लेते हैं। तो हम किस में आते हैं? होलोजोइक न्यूट्रिशन में आते हैं। और इनमें क्या होता है? डाइजेशन सिस्टम प्रेजेंट होता है। इनमें क्या होता है? वेल डेवलप्ड डाइजेशन सिस्टम होता है, मतलब इनमें एलिमेंट्री कैनाल होते हैं, जैसे माउथ हो गया, स्टमक हो गया, ओइसोफेगस हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है ना। डाइजेस्टिव ग्लैंड होती है, सलाइवरी ग्लैंड होती है, ओके। लीवर काम करता है, गैल ब्लैडर काम करता है, पेनक्रियाज काम करती है, अनेक चीजें इनमें मिलजुल कर काम करती हैं। और वो में न्यूट्रिशन कौन सा होता है? होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है, ओके। अब ये भी आगे कई तरह के होते हैं। कौन कौन से? हर्बीवोर्स भी आते हैं इनमें। कौन से आते हैं? हर्बीवोर्स या शाकाहारी। शाकाहारी कौन से होते हैं? जो क्या खाएंगे? केवल पौधे खाएंगे, यानी प्लांट या प्लांट प्रोडक्ट। मतलब जरूरी नहीं है कि सिर्फ उसके पत्तियां, टहनियां उनको खाएंगे, हो सकता है उनके फल खाते हो, हो सकता है उनके बीज खाते हो, यानी प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट खाते हो, ओके। इनको क्या बोलते हैं? हर्बीवोर्स। अगले कौन से होते हैं? ओमनीवोर्स। कौन से होते हैं? ओमनी, या हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? सर्वाहारी। कौन से होते हैं? सर्वाहारी। सर्वाहारी जो क्या काम करते हैं? मांस भी खाते हैं और घास भी खाते हैं। उदाहरण जैसे मनुष्य हो गया, ह्यूमन बीइंग, ठीक है ना। डॉग हो गया, कैट हो गया, ओके। ये किस में आते हैं? सर्वाहारी या ओमनीवोर्स में आते हैं। और एट लास्ट कौन से होते हैं? कार्निवोर्स। अंत में कौन से होते हैं? कार्निवोर्स। कार्निवोर्स कौन से? कार्निवोर्स कौन से होते हैं? जो केवल क्या खाएंगे? मांस खाएंगे, यानी कि जिसको हम क्या बोलते हैं? मांसाहारी। क्या बोलते हैं इनको? मांसाहारी, ओके। तो ये क्या होता है? इसका अंतिम टाइप होता है, ओके। एक और होते हैं स्वेंजीवोर्स। कौन से होते हैं? स्वेंजीवोर्स। जिस साथी को पता हो या जिस बच्चे को पता हो वो कमेंट करके जरूर बताना स्वेंजीवोर्स कौन से होते हैं, ओके। तो ये बेसिकली हमारा क्या था? वो चार्ट था जिसके अंदर हमने ये जाना कि दुनिया में जितने भी जीव हैं वो अपना न्यूट्रिशन कैसे लेते होंगे। यानी पहले हमने ऑटोट्रोप्स की बात की, फिर हमने किसकी बात की? हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशंस की बात की। अब हम क्या करेंगे? इनको 1 बाय 1 सीक्वेंस में पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे न्यूट्रिशन को। किसको देखेंगे? न्यूट्रिशंस को। मतलब पहले हम इसमें फोटोसिंथेसिस को स्टडी करेंगे। किसको? फोटोसिंथेसिस को। और फिर हम क्या है? ह्यूमन बीइंग में डाइजेशन देखेंगे। क्या देखेंगे? ह्यूमन बीइंग में डाइजेशन या पाचन तंत्र को हम क्या करेंगे? इसमें अध्ययन करने का काम करेंगे, ओके। तो ये बेसिकली क्या रहता है? हमारे सामने चार्ट रहता है जिसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं? हम न्यूट्रिशन को स्टडी करते हैं, ओके। तो आशा और उम्मीद करूंगा सभी साथियों को यह समझ में आया होगा, ओके। तो कल हम मिलते हैं न्यूट्रिशन के साथ। उसके अंदर हम मनुष्य का पाचन तंत्र भी पढ़ेंगे और पादप में भी हम क्या पढ़ेंगे? किस तरह से वो फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन को परफॉर्म करते हैं, ओके। तो साथियों जल्दी से हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और मिलते हैं कल अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आपसे मैं अलविदा चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।